बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ आवर नेशन। द वर्ल्ड इज़ मूविंग so fast that if you do not educate yourselves, you will not be only completely left behind, but will be finished up. कायद says एजुकेशन है जो आपको तरक्की की मंजिलें लेके जा सकती है। अभी हालिया जो इंडियन निजात जो हमारे गुजरावाला से शिफ्ट करके बरतानिया गए, मैं समझता हूँ कि उसकी तरक्की में, उसको बरतानिया की वज़ीर आज़म बनाने में उसके पास जो 2 डिग्रियाँ हैं उसका बहुत बड़ा अहम किरदार है। सबसे पहले कुरान की आयत आई, इक़रा पढ़। क्या हमारा पाकिस्तान का तालीमी मयार इंटरनेशनल मयार के मुताबिक है? सिर्फ एक यूनिवर्सिटी क्यों हमारे दुनिया के टॉप 500 यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी क्यों है? क्या तालीम के साथ तरबियत भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर करती है? क्या तालीम से ही सब कुछ आगे बढ़ सकते हैं? इस वक्त हमारे साथ एक मुस्तनद पैनल है जिससे आज हम सीखेंगे, आज हम समझेंगे कि पाकिस्तान में तालीम का मयार क्या है। जबकि हम देखते हैं कि हमारा जो डॉक्टर है, हमारा जो इंजीनियर है, जो हमारी प्रोडक्ट है, वो पाकिस्तान में नहीं चल पाती, वो दुनिया में चलती है। हमारा डॉक्टर दुनिया में जाके परफॉर्म कर रहा होता है, इंजीनियर दुनिया में जाके बेहतरीन परफॉर्म कर रहा होता है। वो जब यहाँ पे आता है तो उसको इतने ज़्यादा मसलों से उसको गंभीर किया जाता है कि वो परेशान हो जाता है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। तो क्या वाकई हमारे सिस्टम का मसला है, एजुकेशन का मसला है, तरबियत का मसला है, या हमारी सोसाइटी का मसला है? इन सब बातों पे डिस्कस करने के लिए मैं समझता हूँ जो मेरे साथ पैनल है वो एक मुस्तनद पैनल है जो एजुकेशन, तरबियत, तालीम, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। सबसे पहले हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हैं जो चेयरमैन हैं HEC के, फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस है। मैं समझता हूँ ये HEC में होते हुए, HEC में ना होते हुए भी बहुत अच्छा तालीम के लिए काम कर रहे होते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रज़ा भट्टी साहब हैं जो वाइस चांसलर हैं शेख अयाज यूनिवर्सिटी शिकारपुर का। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ डॉक्टर वसीम काजी साहब हैं जो वाइस चांसलर हैं इकरा यूनिवर्सिटी के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ डॉक्टर औरंगज़ेब खान हैं जो वाइस चांसलर हैं शहीद बीबी दीवान यूनिवर्सिटी के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात शुरू कर लेता हूँ। हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे हैं वो तो टोटल 10 से 11% जो मैं स्टेटिस्टिक्स देख रहा होता हूँ, और वो हमारा मयार अगर हम देखते हैं, जिस तरह से मैंने इंट्रो में भी कहा, तो वो बाहर जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारे मुल्क में क्यों नहीं कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। बातें आपने बिल्कुल सही कहीं, लेकिन कुछ मसला ज़रूर है। मयार हमारा तालीम का क्या उस लेवल का है? बिल्कुल है भी, और बिल्कुल नहीं भी है कुछ इदारों में। फिर क्या वजह है कि हमारा एवरेज स्टूडेंट भी जब बाहर जाता है तो वो बहुत अच्छा डिलीवर करता है? इसका मतलब है कैपेसिटी का भी कोई इशू नहीं है, पोटेंशियल भी है हमारी यूथ के अंदर। और क्या वो कि ख़ास उधर मंजन लगाते हैं, कुछ उसके इंजेक्शन देते हैं कि वो काम करना शुरू कर देता है? ऐसी भी बात नहीं है। जो मुझे डिफरेंस नज़र आता है वो अनेबलिंग इन्वायरमेंट है जो डिफरेंस क्रिएट करती है, जो कि शायद वो आपने कहा था ना कि सोसाइटियल इशू है। यस, सिस्टम का इशू है, बिल्कुल सिस्टम का भी इशू है कि जो मसाइल होते हैं हमारे यहाँ बाहर। मैंने आपसे कहा ना कि बाहर की दुनिया में अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें बाहर से सीखनी चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ये नहीं है कि हम कहें जी बाहर सब कुछ अच्छा है, वहाँ भी बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हम ओवरऑल देखते हैं कि क्या वजह है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे रिसर्चर हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, हमारे इंजीनियर हैं,
पाकिस्तान में वो परफॉर्मेंस नहीं होती जो बाहर होती है। उसकी मेन वजह तो मुझे एक उनके जो वैल्यू सिस्टम है, उनकी जो तरबियत हुई है, उन्होंने जो इन्वायरमेंट क्रिएट कर ली हुई है, वो इतने ज़बरदस्त हैं कि उसमें दूसरे के पास चॉइस नहीं है अनलेस यू डिलीवर। हमारे पास वीकनेस खुद छोड़े जाते हैं सिस्टम में, सिस्टम को खुद इसी तरह बनाया जाता है कि कहाँ से नीवी निकाल के उधर से लोग निकल जाएंगे। और एक सोशल इशू भी बन चुका है कि हम शॉर्टकट की तरफ जाना चाहते हैं, हमें परवाह नहीं होती कि क्या होगा, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, मैं उससे कह के कर लूँगा, मैं उससे करके कर लूँगा। यही वजह है कि जब कानून कायदे की पासदारी नहीं होगी, जब सिस्टम अप्रोच नहीं होगी, जब सोसाइटियल बिलीव ये होगा कि वो, मैं अब गलत बात करने लगा हूँ, मुझे एज ए प्रोफेसर नहीं कहना चाहिए, कि हम कहते हैं उधर अपने पंजाब में या उधर पंजाबी ज़बान में कहते हैं कि जिन्ना कोई लुच्चा उन्ना ऊँचा। अगर इन चीज़ों से हम नहीं निकलेंगे तो फिर क्या डिलीवरी करेंगे। डॉक्टर रज़ा भट्टी साहब, आप शेख अयाज यूनिवर्सिटी को हेड कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये जो सर ने सारी चीज़ें बताई और उन्होंने बताया कि जितना ऊंचा उसका क्राइटेरिया भी बता दिया, इन माहौल के अंदर आप शेख अयाज यूनिवर्सिटी में शेख अयाज पैदा कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं कंटिन्यू करूंगा जो डॉक्टर मुख्तार साहब ने बात की। हायर एजुकेशन कमीशन जो हमारा पाकिस्तान का इदारा है, वो हमारा सोर्स है फॉर यूनिवर्सिटी, और उस सोर्स का जो कोर्स है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। HEC इज़ सोर्स एंड यूनिवर्सिटीज़ आर कोर्स, जहाँ पे एक्शन प्ले होता है। अब जैसे शेख अयाज यूनिवर्सिटी को बने हुए कोई 3-4 साल हुए हैं, और जिस रीजन में ये सिचुएटेड है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पावर्टी, वो एक क्लाइमैक्स पे है। और उसमें जो यूथ है मेरे पास, जो मेरी यूनिवर्सिटी में है, उसमें 80% वो हैं जो फर्स्ट इन देयर फैमिलीज़ जिन्होंने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को ज्वाइन किया है। बाकी लोग जो हैं वो उनके माँ बाप कुछ पढ़े हैं कुछ ना पढ़ें। अब ये जो स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की विद द हेल्प ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन, इस यूथ को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ एक स्किल मैन पावर में। और ये जैसे मैंने शिकारपुर के लिए कहा कि जो रिमोट और फार फ्लंग एरिया है, बड़े शहरों में भी यूनिवर्सिटी है, इस तरह से पाकिस्तान के रूरल सेटअप में भी इस तरह से शिकारपुर जैसी मैनी अदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस ने इस्टेब्लिश किए। उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो मेजर हमारी हायर एजुकेशन कमीशन से आ रही है। क्वालिटी, डेफिनेट क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो बच्चे जिस स्कूलों से पढ़कर जो हमारा कैचमेंट एरिया है, अगर शिकारपुर की यूनिवर्सिटी में बच्चे आ रहे हैं तो वो जैकबाबाद से आएंगे, कश्मीर से आएंगे, कंदकोट से आएंगे। अगर किसी बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी से आएंगे तो वो किसी और डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स आएंगे। तो ये गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़कर बच्चे, लड़के लड़कियाँ, वो हमारे शिकारपुर जैसी यूनिवर्सिटी, शेख अयाज यूनिवर्सिटी में आएंगे। एंड आई बिलीव दैट एवरी बच्चा जो मेरे पास है वो शेख अयाज है। आज जिसने अपनी फार फ्लंग एरिया में अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर की है, वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, वो कंप्यूटर पढ़ रहा है, बिज़नेस पढ़ रहा है, टीचिंग एजुकेशन पढ़ रहा है। तो ये फ्यूचर जनरेशन का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। स्ट्रेटेजिकली हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने फार फ्लंग एरिया के रिमोट एरिया, जिसको लेस डेवलप्ड एरिया पाकिस्तान का है। तो शिकारपुर इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। डॉक्टर साहब वापस भी आ रहा हूँ, आपसे पर्टिकुलर सवाल करता हूँ कि ये कोविड आया, उसके बाद फिर अभी इतना बड़ा फ्लड आया, इसमें बच्चों की तालीम कितनी मुतासर हुई और उसके लिए आपने क्या किया है? एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ एजुकेशनिस्ट का एक मुस्तनद पैनल मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्टर ब्रेक हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन HSC एंड हमारे साथ मुस्तनद एजुकेशन का एक पैनल मौजूद है। मेरा सवाल अभी डॉक्टर वसीम काजी साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा। आप इकरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और इकरा यूनिवर्सिटी अगर कैपेसिटी में देखा जाए तो वो इस वक्त बच्चे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो 60% यूथ है, आप समझ रहे हैं कि ये जो हमारी यूथ है इसको हम सही क्वांटिटी और क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं जो अपने आप के लिए और पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में कुछ कर सकें? पहली बात तो ये कि मयार तालीम और एक रिलेटिव टर्म है। अभी डॉक्टर साहब ने भी उसके बारे में आपको बताया कि हमने मयार तालीम का जो पैमाना बनाया है वो क्या बनाया है, हमें उसको देखने की ज़रूरत है। हमें पैमाना मयार तालीम का ये बनाना चाहिए है कि हमारी क्लासरूम का ताल्लुक़ कितना हमारी समाजी, माशरती, इक़्तिसादी ज़रूरियात के साथ है या नहीं है, और क्या हम वो अखलाक़ी कदरें जो कि हमें इनकलकेट करनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स के अंदर वो कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। मैं डॉक्टर साहब से बाकायदा इस बात पे मुत्तफ़िक़ हूँ कि बेशतर यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो इन पैमाने पे पूरा उतर रही हैं, लेकिन बहुत सारा काम करने की ज़रूरत भी है। तहकीक को किस तरह से आगे लेके जाना है, तहकीक को कैसे इम्पैक्ट उसका मेजर करना है, इस पे बात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारा क्लासरूम को कैसा एंटरप्रेन्योरल बनाना है कि हमारे बच्चे रोज़गार लेने वाले ना बने बल्कि रोज़गार देने वाले बने। तो आजकल जो तहकीक हो रही है तालीमी निज़ाम के अंदर भी, और जो कि चीज़ की जा रही है वो ये की जा रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को कैसे फॉस्टर कर दिया जाए, कैसे बच्चे अपने बिज़नेस स्टार्टअप्स क्रिएट करें, कैसे बच्चे अपने बिज़नेसेस क्रिएट करें। तो बच्चे ग्रेजुएट करना एक बुनियादी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए जामियात का, बल्कि ये होना चाहिए कि बच्चे माशरे के अंदर जाकर कितने तवाज़ुन पैदा कर सकेंगे इक़्तिसादी सतह पर, अखलाक़ी सतह पर और माशी सतह पर, और उनकी वो स्किल्स हैं या नहीं, ये जैसे डॉक्टर रज़ा भट्टी साहब कह रहे थे वो जानने की ज़रूरत है। उसके टूल क्या है, आपका करिकुलम, सिलेबस ऐसा क्या है जो बच्चे को इस सीधे रास्ते पे ले जाए? देखिए, इसके कई पैमाने के वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल जिसकी तरफ आपने निशानदेही कही कि निसाब है, इसके साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी होती हैं। इसके साथ साथ जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक इकोसिस्टम है जिसको पूरा क्रिएट करना होता है, एक लर्निंग एनवायरनमेंट है जिसको क्रिएट करना होता है, उसके अंदर टीचर का भी रोल है, उसके अंदर बियॉन्ड क्लासरूम एक्टिविटीज़ का भी रोल है। तो ये इसका अहाता करना कि उसके अंदर कौन सा वेरिएबल ज़्यादा है, कौन सा वेरिएबल कम है, गो कि मुश्किल बात है। इसके अंदर तमाम चीज़ का एक तवाज़ुन जो है उसकी ज़रूरत होती है। आपके क्लास में कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो तालीम शऊर के लिए लेते हैं, या सिर्फ वो चाहते हैं कि बस हम नौकरी करें, हम एंटरप्रेन्योर बने, हम बिजनेसमैन बने, या तालीम का मकसद कुछ और भी है? थेबो, तुमने बहुत अच्छी बात की है। तालीम का मकसद शऊर, आगही से जुड़ा हुआ है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया जो कि डिमांड लेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था, जिसकी वजह से हम समहाउ उस शऊरी इर्तिक़ा से जो है बच्चे के वो थोड़ा सा डेविएट हो गए, और हमने उन तमाम डिमांड लेड एजुकेशन को अपनी माशी ज़रूरियात के साथ जोड़ दिया। देखिए, अगर हमने इस्तेकाम पैदा करना है तो सिर्फ माशी ज़रूरियात के साथ जोड़ने से इस्तेकाम नहीं आता, बल्कि सोशो इकनॉमिक ज़रूरियात के साथ जोड़ देने से इस्तेकाम आता है। तो ये बिल्कुल सही निशानदेही है तुम्हारी, इस पर बाकायदा काम होना चाहिए और जामियात को काम करना चाहिए। डॉक्टर औरंगज़ेब साहब, इस नाउ वर्ल्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे आई सिस्टम है। ये कोविड आया ख़ास तौर पे, यहाँ अगर देखा जाए तो मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हमारे मुल्क में तो टोटल कोई 26% मैक्सिमम लोग जो है वो उनका इंटरनेट पे एक्सेस है। तो हमारे बच्चे और आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसकी कैपेबल हैं कि वो उस स्टैंडर्ड के बच्चे क्रिएट कर सकें, वो प्रोडक्ट बना सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपसे इसके मुतल्लिक़ बात कहना बड़ा अच्छा हुआ कि कोविड ने जितनी चेंज पाकिस्तान में लेके आया, जितनी तरक्की कोविड की वजह से हुई, शायद पिछले इतने दौर में नहीं हो पाई। कोविड में हमारा जो स्टूडेंट था वो टीचर से भी ज़्यादा इंटरनेट से अवेयरनेस रखता था। अगर मैं टीचर के साथ ख़ुद ना होता तो मेरे टीचर जो उसको उस तरह से लेक्चर्स डिलीवर नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बच्चों के पास इंटरनेट की वजह से इतना नॉलेज है कि आप सोच नहीं सकते।
हमारे मुल्क में जितना टैलेंट है कि तो आपके वहम व गुमान में भी नहीं आ सकता। हम तो थर्ड वर्ल्ड इसलिए कहलाते हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एजुकेशन का। अगर मैं आपको बताऊं कि यूके जो है, हम उसको कहते हैं कि एजुकेशन स्टार्ट वहाँ से हुई थी, लेकिन आज से 1600 साल पहले स्टार्ट हुई। उसने ही जाकर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना, यूके ने वहाँ स्टार्ट किया है। तो हम सोचते हैं कि हमारी अभी जो एज है, चीज़ें जो फैसिलिटी की बात है, हमारे पास फ़ंड्स नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब आपके पास बैठे हैं, आप देखें तालीम के लिए जो फ़ंड्स दिए जाते हैं वो उसकी रेशो कितनी कम है जीडीपी से कि आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरे जितने एडवांस कंट्री, बांग्लादेश को देख लें करीब में, आप दूसरे और हमसाया मुल्कों को देख लें, उनमें क्या चीज़ है। हमारे और भी जितने मुल्क में अब तरक्की की राह है, वो हमें सिर्फ इंटरनेट, यही आपकी जो फैसिलिटी कह रहे हैं, यही नज़र आ रही है। अब वो यूनिवर्सिटी मैं आपके बातों से ये कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं हम नहीं बना रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं। मेरा सवाल था ना आपसे कि हम इस लिमिटेड सोर्सेज में क्या हम कोई प्रोडक्ट ऐसी बना रहे हैं, हम बच्चे ऐसे क्रिएट कर रहे हैं जो आलमी जाके मुकाबलों में अब एजुकेशन सिस्टम में अपने आप को एजुकेशन सिस्टम जो है आलमी स्टैंडर्ड का है, तो हमारा ही बच्चा तो बाहर जाकर तो आपका रिसोर्स नहीं है ना। नहीं, रिसोर्स जितने हैं उसके बावजूद हमारे बच्चे जो हैं उनमें स्किल्ड है। अभी दौर भी जो आ रहा है वो स्किल्ड एजुकेशन का आ रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग का दौर आया हुआ है। एडवांस कंट्री में जितनी भी हो रही है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, वो इंटरमीडिएट के मुकाबले हैं कि लोग बच्चे कमाई भी कर रहे होते हैं और साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी सेट कर रहे होते हैं। चेयरमैन साहब, आप ये बताएं कि ये आपका जो इदारा है HEC, ये तो अभी बना 20 साल इसको हुए हैं। इससे पहले भी यूनिवर्सिटीज़ थी, इससे पहले भी एजुकेशन सिस्टम था। आपका बेसिकली रोल क्या है, और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको आप रैंकिंग कैसे देते हैं, और इनको आप जैसे अभी सर फरमा रहे थे कि हमें जितने सर की तरफ, चेयरमैन साहब की तरफ से फंड्स मिले, तो आप यूनिवर्सिटीज़ को क्या क्या देते हैं और आपका कंप्लायंस और क्वालिटी का सिस्टम किस तरह से मेंटेन करते हैं? देखिए, ये एक वेल नोन हिस्ट्री है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल नो इट कि 20 साल पहले जब UGC था, वो यूज्ड टू बी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और उसको जब गवर्नमेंट ने सोचा कि दुनिया तरक्की कर रही है और तालीम के ज़रिए तरक्की हो रही है, तो उन्होंने एक थिंक टैंक बैठाया कि रिव्यू करें 2020-21 में कि पाकिस्तान के हायर एजुकेशन सिस्टम को दुनिया के एतबार कैसे लाया जा सकता है। उसके लिए उस कमेटी ने एक साल मेरा ख्याल एक्सरसाइज की, सारे स्टेक होल्डर से मीटिंग की, और फिर बड़ी अच्छी रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की जो आज भी वेबसाइट पे है HEC के। और उसमें ये देखा गया कि वो पहले हम जैसे आपसे कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसमें मिनिस्ट्री का एक ऑफिस होता था और मेनली इसका काम होता था करिकुलम को देखना, या जो पैसे गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटियों के लिए कुछ दिए हैं या स्पोर्ट के लिए कोई एक्टिविटी दी है, उन पैसों को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना और वो फंक्शन करवा देना या वो एक्टिविटी करवा देना। लेकिन जब दुनिया में चैलेंजेस आए और यूनिवर्सिटियों की, बाकी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटियाँ और बाकी जो उसको एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देने की बात आई, तो हमारी गवर्नमेंट ने भी सोचा, और फिर 2002 में 11 सितंबर को उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको अपग्रेड करके HEC बना दिया गया। फ़र्क ये था कि पहले हम सिर्फ पोस्ट ऑफिस का मेनली काम करते थे, फिर हमारा रोल चेंज कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ द डायरेक्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और हमें इनिशियल 3 टास्क दिए गए कि मेजर चैलेंजेस इस वक्त हायर एजुकेशन के क्या है। HEC का रोल वैसे एज ए रेगुलेटर भी है, HEC का रोल एज ए फैसिलिटेटर भी है, HEC का रोल पॉलिसी लेवल के डॉक्यूमेंट क्रिएट करना फॉर द हायर एजुकेशन सेक्टर भी है, रिसर्च कराना भी है, और प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट को एडवाइस भी करना है कि नए इदारे किधर बनने हैं और कैसे बनने हैं। और इसके अलावा वी आर द फेस वैल्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह दुनिया में ये है कि जिस तरह हम कहते हैं कि जी कौन सी वहाँ जिसको फ़लाना इदारा फ़लाने मुल्क की फ़लानी मिनिस्ट्री रिकगनाइज़ करेगी, तो हम भी उसकी रेसिप्रोकल बेस पे उसकी डिग्री टेस्ट मानेंगे। इसी तरह HEC का वही रोल है कि पाकिस्तान से कोई भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करना चाहेगा, वो उन क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करेगा, NOC इशू होगी HEC को, तो फिर वो ऑपरेट कर सकता है। भले वो पाकिस्तानी इदारा हो, भले वो कोई बाहर से इदारा आना चाहता हो, वो ऑनलाइन ऑपरेट करना चाहता हो, जॉइंट वेंचर करके ऑपरेट कराना चाहते हो, दे हैव टू फॉलो सर्टन लॉ ऑफ द लैंड। इसी तरह हम अपनी पब्लिक यूनिवर्सिटी को मेनली डायरेक्ट ऑपरेशन एक्सपेंसेस के लिए रेकरिंग ग्रांट भी देते हैं और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और उनके डेवलपमेंट के लिए भी फंडिंग देते हैं।
अगर 20 साल को देखा जाए तो रफली 650-650 बिलियन के प्रोजेक्ट हम अपने पब्लिक यूनिवर्सिटियों को दे चुके हैं, जिसमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हुआ, उसकी रिसर्च लैब वगैरह इक्विपमेंट बने, उनके बनाए गए, उनको फैसिलिटेशन दी गई। इसी तरह ऑपरेशन एक्सपेंसेस में भी मेरा ख्याल है कि अराउंड 500 to 600 बिलियन उसके भी जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पाकिस्तान ने की है पिछले 20 साल में यूनिवर्सिटियों को इन शेप ऑफ रिसर्च ग्रांट दिए, जो नेचुरली एक फार्मूला बेस्ड सिस्टम है। वो विल पे नहीं होती कि चेयरमैन या कोई बंदा भी डिसाइड कर दे कि इसको इतने पैसे देने हैं, इसको इतने पैसे देने हैं, और ये फैसिलिटेशन का रोल भी HEC करता है जी। तो इस हवाले से हमने कोशिश की, और फिर जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती गई, टेक्नोलॉजी नहीं आती गई, कोशिश की गई कि पाकिस्तान भी उसके साथ साथ कैचअप करता रहे। भले वो डिजिटल लाइब्रेरी थी, आपकी कंप्यूटर लैब्स थी, उनको इंटरनेट की फैसिलिटी दी गई। फिर जब हमने देखा कि दुनिया तो बहुत आगे जा रही है, तो हमने फिर वही हमने स्मार्ट यूनिवर्सिटियों का कॉन्सेप्ट लाए, जिसमें 100 यूनिवर्सिटियों के करीब जो है हमने पब्लिक यूनिवर्सिटियों को स्मार्ट यूनिवर्सिटियाँ के लिए टर्न कर दिया, जिसमें वाईफाई इनेबल था। फिर स्मार्ट क्लासरूम लाए गए, और अब आने वाले वक्तों पे जो बड़ा चैलेंज है कि दुनिया में मेरी अपनी एस्टिमेशन है 1.5 साल की बात है मैक्सिमम, सारा चीज़ें जो लर्निंग प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है, और उसके लिए भी हम अभी क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा सेंटर बना रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटर ला रहे हैं, एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को ERP सोल्यूशन की तरफ ला रहे हैं, उनको ERP सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और ताकि मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन हो जाएं, और बजाय इसके कि लोग लाइनों में खड़े रहें, इंतज़ार करते रहें, इस तरह आपस में मिल के काम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी हम डायरेक्ट फंडिंग तो नहीं कर सकते कानून के तौर पे, लेकिन इनडायरेक्टली हम उनके लिए भी, उनके बच्चों को भी वही अपॉर्चुनिटी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ती हैं। सर, मैं आपसे ही एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। मैं चेयरमैन साहब से ही वापस आके बात करते हैं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी बात हो रही थी चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। सर, ये बताएं, जिस तरह से आपने फरमाया कि आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं रिपोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपका स्टेटस एक फेडरल मिनिस्टर का है, तो आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये जो एजुकेशन है इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, फिर आप किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं? इसमें प्रोविंसेस का क्या रोल है और आपका क्या रोल है? पहले तो ये स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर को मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये बेसिकली एक किस्म की रिस्पेक्ट का आंसर है। वही हम आपको रिस्पेक्ट ही दे रहे हैं। नहीं, आप नहीं स्टेट ने देती है, लेकिन बेसिकली आई एम ए पब्लिक सर्वेंट, और वो फेडरल मिनिस्टर उनके और जो है उनकी रिस्पांसिबिलिटी होती हैं। ये स्टेटस दिया जाता है, जबकि जिस तरह दुनिया में, मैं सऊदीया की मिसाल दूं, ऐसे BOI का चेयरमैन होता है, उसके पास भी नहीं, ऐसे और बाकी बहुत से लोग होते हैं। इवन मैं बताऊं, सऊदीया में जितनी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर, उनके पास स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस है। तो ये एक रिकग्निशन है कि स्टेट रिकग्नाइज करती है कि ये प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इस पे काम कर रहे हैं, जो हमारे वाइस चांसलर साहब बैठे हुए हैं, आप इनके लिए कोई स्टेट मिनिस्टर का प्रोटोकॉल का कुछ कर रहे हैं? प्रोटोकॉल से दूर रखना चाहते हैं हम। मैं भी प्रोटोकॉल की बिलीव नहीं करता। हम तो वर्कर हैं, हमने काम करना है। ये सिर्फ स्टेट का एक होता है ना कि आपको स्टेट और वो मुल्क अपना आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, प्रोफेसर से ज़्यादा क्या रिस्पेक्ट हो सकता है? सही बात है। तो मैं तो खुद प्राउड हूँ कि वो यार प्रोफेसर अल्लाह ने हमें इसमें पिक किया। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो मैं उस वक्त बात कर रहा था प्राइवेट सेक्टर का, कि प्राइवेट सेक्टर में भी हम उनके हमारे स्टूडेंट जो बच्चे वहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, उनके फैकल्टी जो है रिसर्च ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं, उनके जो फैकल्टी है वो ट्रैवल ग्रांट के लिए अप्लाई करती है, पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करती है। इस तरह की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो क्रॉस द बोर्ड हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, और वी आर थैंकफुल कि स्टेट के लिए इतना बड़ा मसला जो आपने कहा था कि 10 to 11% लोग जो हैं इस वक्त भी जो 16 to 23 ईयर एज ग्रुप के हैं वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, टर्शियरी एजुकेशन उसको एक्सेस रेट कहते हैं, जबकि हमारे पास ह्यूज पॉपुलेशन अभी भी तकरीबन 89 to 90% लोग जो ऐसे हैं जिनको एक्सेस नहीं मिल रही। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है माशरे के लिए, गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये गोल्ड माइन है। अगर तो हमने इनके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी, अच्छी लर्निंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली,
तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के भला ही होगा इंशाल्लाह आगे में। मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दूं कि हमारे पाकिस्तान में ये सिर्फ क्रिटिसिज्म चल रहा होता है। जो अभी मैं लेटेस्ट रिसर्च कर रहा था तो उसमें 2019 में जो लिटरेसी रेट था वो 60 था, अब 62% है, तो कुछ बढ़ा है। आप इससे एग्री करते हैं कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कई जगह कम भी हुआ है, कई जगह कम भी हुआ है? उसका रीज़न क्या है सर? देखें, लिटरेसी रेट इज़ वन इंडिकेटर और इट डिपेंड हाउ यू डिफाइन द लिटरेसी रेट। कई जगह तो ऐसे भी है कि जो साइन कर सकते हैं या अपना नाम लिख सकते हैं उसको भी लिटरेट कहते हैं, लेकिन वन ऑफ द इंडिकेटर है। लेकिन मैं टर्शियरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जो हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। दुनिया में हम कोरिया की मिसाल देते हैं, 198% से ज़्यादा टर्शियरी एजुकेशन रेट है। इसी तरह हमारे जो नेबर कंट्री हैं हमसे ज़्यादा उनका जो है टर्शियरी एजुकेशन एक्सेस रेट है। तो नेचुरली पोटेंशियल है हम लोगों में, रिसोर्सेज को सामने रखते हुए नेचुरल। और मेरा सवाल था आपसे 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस का। देखें, जहाँ तक हायर एजुकेशन सेक्टर का ताल्लुक है, जहाँ तक वाइस यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है या HEC का ताल्लुक है, जितनी भी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटियाँ हैं ये 18 अमेंडमेंट से पहले भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सुपरविजन में होती थी। चांसलर गवर्नर ही होते थे और अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर हो गए, अपॉइंटमेंट ऑफ डीन हो गए, और उनके जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही देखती है। 18 अमेंडमेंट के बाद भी वही काम वही करते हैं, लेकिन उसमें जो आपने कहा कि अब ये हो गया कि चांसलर विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। वो जो 18 अमेंडमेंट का है, गवर्नर साहब जो होते हैं वो एक्ट करते हैं ऑन दी काइंड ऑफ सजेशन और रिकमेंडेशन और इंस्ट्रक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो उस गवर्नमेंट का हेड के तौर पे होते हैं प्रोविंशियल लेवल पे। एंड फेडरल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अमल करना है। लेकिन जहाँ तक HEC का रोल है, 18 अमेंडमेंट से पहले भी हमारे पास जो रोल थे वही है। क्वालिटी इंश्योरेंस हमारी जिम्मेदारी है। फंडिंग जो फेडरेशन की तरफ से होती है वो थ्रू HEC जाती है। रिसर्च प्रायोरिटीज़ फिक्स करना, फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एडवाइस करना ऑन दी ओपनिंग ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज़, न्यू कैंपसेस, और उसके अलावा प्रायोरिटीज़ पे फिक्स करना और क्वालिटी के स्टैंडर्ड को कोऑर्डिनेट करके इम्प्लीमेंट कराना, करिकुलम को देखना। ये बहुत सारी चीज़ें अभी भी 18 अमेंडमेंट से पहले भी HEC के पास थी, अभी भी HEC के पास है। चांसलर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का गवर्नर है, उनका सिर्फ ये रोल है कि जिस दिन डिग्रियां डिस्प्यूट हो वो खड़े होके आके बस तस्वीर बनाए, और कोई नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो देखें जी, गवर्नमेंट का इंटरनल उनके डिसीजन है। आज मैं सिंध के गवर्नर साहब से भी मिला हूँ सर, तो दे आर आल्सो थिंकिंग कि इसको किस तरह ऑपरेशनल करना है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर काफ़ी इतना बिजी होते हैं जो डे टू डे और पूरे अपने सूबे के जो मसाइल होते हैं उनको देखने में। तो यूनिवर्सिटीज़ के को जो पैटी इश्यूज़ होते हैं छोटे छोटे, किसकी छुट्टी होनी है, छुट्टी लेनी है उसने, या उसने कहीं बाहर मीटिंग में जाना है, किसी डीन ने, किसी वाइस चांसलर ने, स्पेशली वाइस चांसलर ने, या डीन अपॉइंट करना है, या जो उसकी ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड करना है। इस तरह की चीज़ों के लिए मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों पे हमें एग्री करना पड़ेगा कि चांसलर के जो पावर है उनको रिस्टोर कराएं, ताकि चांसलर इफ़ेक्टिव भी हो, और फिर वो जो फोकस है एजुकेशन पे वो पूरे टाइम चांसलर साहब दे सके। एज ऑन टुडे उनका तस्वीर वाला काम है। नहीं, तस्वीर तो मैं भी बनवा रहा हूँ। नहीं तो आप मुझे सियासत में क्यों घसीट है? मैं प्रोफेसर सीखना चाह रहा हूँ। नहीं, प्रोफेसर ही ना करें ना मेरे साथ। मुझे आप बताएं। ये पार्लियामेंट ने जो डिसीजन किया है हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। फ़ोटो जिनका हक बनता है फ़ोटो भी खिंचाते हैं नेचुरली, लेकिन नेचुरली जो डिग्री देनी है, वो डिग्री थ्राइस करना है, वो तो चांसलर का ही रोल है ना। ठीक है। वो नहीं कोई नहीं। डॉक्टर रज़ा भट्टी साहब, सर ये फरमाएं कि आप एक रूरल एरिया में जो है वो एक आपकी यूनिवर्सिटी चल रही, जैसे हमने प्रोग्राम से पहले भी बात कही कि अब नाउ वर्ल्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज, तो वहाँ पे आपके पास कभी कोई वबा होती है, कभी अभी बहुत बड़ा फ्लड आया जिसमें तकरीबन गाँव के गाँव तबाह हो गए, तो ये आपका IT सेक्टर कितना इफेक्टिव है और कितना काम कर रहा है और कितना आप बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं? इनफैक्ट जैसे कोविड को आपने पेंडेमिक कहा, वो बॉर्डरलेस डिजीज़ेस, ये जो IT जो आपने ग्लोबल माइंड कहा, ये भी बॉर्डरलेस है। IT की फैसिलिटीज़ जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तरफ से पाकिस्तान के सारी यूनिवर्सिटीज़ को जो फैसिलिटी है, जिसको पाकिस्तान एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, वो हमारे पास फैसिलिटी है।
स्मार्ट कैंपस एक प्रोजेक्ट है हायर एजुकेशन कमीशन का, जिसमें ऑल एम्प्लॉयज़ एंड स्टूडेंट्स सबका एक अकाउंट बना है और वो उनको आईटी की फैसिलिटीज़ वाईफाई फ्री अपने कैंपस में ऑल द 24 आवर्स जो है अवेलेबल है। नंबर 3 पे हमारे डिजिटल लाइब्रेरी, हमारे पास फ़िज़िकल जो बुक हैं या स्पेस है जो, तो वो तो ठीक है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को इसी रिमोट एरिया में उनको डिजिटल लाइब्रेरी की फैसिलिटी जो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से है उस पर एक्सेस है। सो आई कैन से दैट भली पाकिस्तान की नस्ट यूनिवर्सिटी हो, कॉमसेट हो या शेख अयाज यूनिवर्सिटी हो, आईटी की फैसिलिटी एट पार हैं जैसे पाकिस्तान के और यूनिवर्सिटी या ऐसे ग्लोबल फैसिलिटीज़ हैं। हम सुनते आए आज से 1500 साल पहले हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाएं, तालीम हासिल करें। हमारी तरक्की, हमारा शऊर, हमारी डेवलपमेंट, हमारे सारे मसाइल का हल सिर्फ़ एक है, वो है हमारे क्वालिटी एजुकेशन। आज हमारे पास टाइम कम था, हमने काफ़ी सारे और भी सवाल चिस्सी के चेयरमैन से करने थे, क्योंकि हमारे पास 3 कैटेगरी की एजुकेशन है, प्राइवेट एजुकेशन है, फिर मदरसा एजुकेशन है, फिर गवर्नमेंट एजुकेशन है, फिर उनका डिफरेंट सिलेबस है। इन गंभीर सारे मसलों में हम कब निकलेंगे? लेकिन जब तक ये मसले हैं तब तक आप इसका हल सिर्फ़ एक है कि जो भी तालीम आप ले सकते हैं, जिस हिस्से पे भी ले सकते हैं, कौन से गांव में पढ़ सकते हैं, मदरसे में पढ़ सकते हैं, तालीम हासिल करें। सिर्फ तालीम ही एक चीज़ है जो आपके पास डेवलपमेंट लाएगी, आपके पास खुशहाली लाएगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।